नमस्ते प्यारे बच्चों। आज हम 7वीं कक्षा दूसरी कविता फूल और कांटे पढ़ाने वाली हूँ। कवि का नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय। हरिवंश हरिवंश एक कवि का उपनाम है। इस कविता में कवि ने फूल और कांटे के माध्यम से व्यक्ति के व्यवहार के विषय के बारे में बताया है। उच्च कुल में जन्मे व्यक्ति का दूसरों के प्रति व्यवहार कैसा है, यदि उचित नहीं है तो उसकी कुलीनता से समाज उसे सम्मान नहीं देता। उसकी पहचान उसके कुल से नहीं बल्कि उसके व्यवहार से होनी चाहिए। यह इस कविता में कवि ने हमें बताया है। देखो अभी इस कविता की ओर चलते हो। देखो बुक में देखो, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 3, पेज नंबर 2 या 3। फूल और कांटे, सुनो समझो और गाओ। कवि का नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय। प्रस्तुत कविता में कवि ने यह स्पष्ट किया है कि मनुष्य विशिष्ट कुल में जन्म लेने से नहीं बल्कि अपने कर्मों से ही बड़ा बनता है। जो अभी मैंने बताया कि हमारा कर्म कैसा होना चाहिए, हमारा कर्म हमेशा अच्छा ही होना चाहिए। अगर एक इंसान के कर्म अच्छे हो तो उसके कर्मों से उसे पहचाना जाता है कि वो अच्छा है या बुरा है, उसका व्यवहार कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है, इसके आधार पर उसके कर्म पहचाने जाते हैं। और वो बड़ा है या छोटा है, उसकी यह वहाँ पे उसकी महानता बनती है। यह कवि ने यहाँ पे बताया गया है। तो अभी कविता की ओर हम चलते हैं। पहले कविता पढ़ते हैं, फिर उसके साथ में एक्सप्लेन, पढ़ते पढ़ते साथ में एक्सप्लेन भी करते हैं। हे जन्म लेते जग में एक ही पौधा, उन्हें पालता रात में, उन पर चमकता चांद भी, एक ही सी चांदनी है डालता। देखो इसका अर्थ है कि फूल और कांटे एक ही जगह पर जमीन पर जन्म लेते हैं। दोनों फूल और कांटे दोनों एक ही पौधे पर आते हैं। दोनों को एक ही पौधा पालता है। फूल को भी एक ही पौधा पालता है और उसी पौधे को ही कांटा आता है। फिर भी दोनों में बहुत फर्क है। फूल कैसा होता है, सुगंधित कोमल, और कांटा कैसा हो, कांटा हाथ लगाते ही हमारे हाथ को चुभता है। ऐसा दोनों में फर्क है, फूल और कांटा में। रात्रि के समय जब आकाश में चांद अपनी शीतलता फैलाता है तो चांद कहता है कि नहीं, मैं फूल पर ही अपना प्रकाश देता हूँ, मैं कांटों पर नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि कांटा अच्छा नहीं है, फूल अच्छा है इसलिए। लेकिन वो सब फूल और कांटों को कैसा मानता है, दोनों को समान ही मानता है। तो फूल और दोनों को एक स्वरूप में चांद देखता है। कभी चांद कहता है कि नहीं, मैं फूल को ही प्रकाश दूंगा, ऐसा नहीं। वो दोनों को समान ही मानता है। वो कभी दूजा भाव नहीं करता। देखो पिक्चर में दिखाई दे रहा है, एक साइड में हमें चांद भी दिखाई दे रहा है, कुछ बादल, और वहां पे कुछ स्टार भी दिखाई दे रहे। दिखाई दे सबको। टेक्स्ट बुक में चित्र भी दिया है। और सबके साथ अच्छा व्यवहार करना है, यह बात ही हमें इस कविता से सीखनी है। मेह उन पर है बरसता एक सी उन पर हवा है बही, पर सदा ही यह दिखता है हमें, ढंग उनके एक से होते नहीं। जब बादल पृथ्वी पर जल बरसते हैं तो दोनों दोनों के ऊपर कैसे समान रूप से बरसते हैं। फूल और कांटों पे दोनों रूप से एक साथ ही बादल बरसते हैं। और जब भी हवा बहती है तो प्यारी सी हवा दोनों को साथ में ही लगती है। ऐसा नहीं कि कभी फूल को ही हवा लगती है, कभी कांटों को लगती नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है। वो दोनों को समान रूप पर ही बहती है। परंतु एक जैसी परिस्थितियों में पालकर भी फूल और कांटों का स्वभाव कैसा है, अलग अलग है। दोनों एकदम से अलग है, भिन्न है। फूल का स्वभाव कैसा है, फूल का स्वभाव एकदम से कोमल है और कांटे का स्वभाव चुभने वाला है। समझ में आया बच्चों? अभी नेक्स्ट लाइन। छेद कर कांटा किसी की उंगलियां फाड़ देता है, किसी का वर वसन, प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, भौरों का है वेद, देता शाम तन। देखो कांटा क्या करता है, कांटा किसी की भी उंगली को छेद कर उसको घायल कर देता है, जख्मी कर देता है। किसी के सुंदर वस्त्र को भी फाड़ देता है। अगर कांटे के साथ कोई कपड़ा या कुछ गिर गया तो हम निकालने जाए तो वो कैसा हो जाता है, वो फाड़ देता है। जब फूलों पर आकर्षित होकर सुंदर तितलियां प्यार से फूलों के पास आती है तो कांटा क्या करता है, वो तितलियों को पंखों को
काट देता है, कतर देता है मतलब काट देता है। भौरों के शरीर को छेद देता है। भौरों को शरीर, अगर देखो पिक्चर में हमें एक भौरा भी दिखाई दे रहा है। पेज नंबर 3 पे देखो, एक भौरा दिखाई दे रहा है, साथ में कुछ फूल भी दिखाई दे रहे हैं, तितलियां दिखाई दे रही है। और वो उस भौरे को कांटा क्या करता है, उसके शरीर पर, उसके तन पर क्या करता है, वेद मतलब छेद देता है। भौरे, भौरा। श्याम, श्याम मतलब वो भौरा का कलर कैसा होता है, काला काला होता है, इसीलिए वो श्याम कलर उसका काले शरीर पर उसको छेद कर देता है। तन, शरीर, वेद मतलब छेदना। अभी नेक्स्ट लाइन, फूल लेकर तितलियों के गोद में भौरों को अपना अनूठा रस पिला, निज सुगंधा ओ निराले रंग से, हे सदा देता कली जी की खिला। दूसरी ओर फूल क्या करता है, देखो इस लाइन में क्या कहा गया है, दूसरी ओर फूल तितलियों को प्यार से अपनी गोद में लेता है, भौर को अपना रस पिलाता है। अनूठा मतलब निराला, अपनी सुगंध और रंगों की निराली जटा से सबके मन को वो क्या कर देता है, प्रसन्न कर देता है। जी की कली खिलना, यहाँ पे एक मुहावरा आया है। ये मुहावरा है, जी की कली खिलना मतलब खुश होना। ये मुहावरा कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता, तो इसको ध्यान रखना है। अभी लास्ट लाइन की ओर चलते हैं। हे खटकता एक सबकी आंखों में, दूसरा है सोता सूर शीस पर, किस तरह कुल की बढ़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। देखो अभी इसमें क्या कहा है, इस लाइन में कवि कहते हैं कि अपने व्यवहार के कारण कांटा सबकी आंखों में क्या करता है, कांटा सबकी आंखों में खटकता है। और दूसरी ओर फूलों फूलों को भगवान के शीश पर मतलब उसके सर पर चढ़ाया जाता है, भगवान के पैर पे फूल चढ़ाए जाते हैं। यदि हमारे काम अच्छे न हो तो हमारा उच्च कुल में जन्म लेना हमारे किसी काम का नहीं आता। यह इस लाइन में हमें बताया गया है। सूर मतलब गॉड, भगवान, शीश सिर, बड़प्पन बड़ाई, कसर कमी, यह शब्दार्थ यहाँ पे होते। यह कविता यहाँ पर समाप्त होती है। तो बच्चों इस कविता से हमें क्या सीख मिलती है, इस कविता से सीख मिलती है, कवि ने हमें बताया, ये कविता फूल और दोनों का फर्क बताया, कांटा कैसा होता है और फूल कैसा होता है। तो हमें फूल की तरह बनना है, कांटों की तरह नहीं बनना। यह बात हमेशा आपको याद रखना है। सबके साथ कैसा व्यवहार करना है, सबके साथ फूल की तरह ही व्यवहार करना है। ठीक है, तो अब इस कविता में हमें क्या क्या स्वाध्याय दिया गया है, हम वो देखते हैं। कुछ क्वेश्चन आंसर से, कुछ फिलअप से, इसके बारे में अभी देखते हैं। पेज नंबर 4 पे कुछ रिक्त स्थानों की स्फूर्ति कीजिए। क, रात रात में उन पर डैश चांद भी, रात में उन पर चमकता चांद भी, एक ही सी चांदनी है डालता। ख, प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, भोर का है वेद देता शामतन। दूसरा, एक वाक्य में उत्तर लिखो। च, फूल किन को गोद लेता है, फूल तितलियों को गोद में लेता है। छ, बड़प्पन की कसर रह जाने पर क्या काम नहीं आता है, इसका आंसर है फूल की बढ़ाई। लास्ट पैराग्राफ में उसका आंसर बताया देखो। और जो कौन कौन एक सा बरसता है, मेह एक सा बरसता है, मेह बादल। फूल किसको रस पिलाता है, फूल भौरों को रस पिलाता है। और उसके साथ में नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं। निम्नलिखित वर्णों से समानार्थी और विरुद्धार्थी शब्दों की जोड़ियां ढूंढो और वाक्य में प्रयोग करके कॉपी में लिखो। पुष्प फूल, रात दिन, मेघ बादल। ये देखो, एक साइड में समानार्थी शब्द लिखना है और दूसरी साइड में विरुद्धार्थी अपोजिट्स वर्ड लिखना है। मेघ बादल, जल पानी, रास्ता मार्ग। ये देखो, एक पर्वत जैसा कुछ दिखाई दे रहा है, उसमें कुछ शब्द दिए गए हैं, उस शब्द लेके हमें एक साइड के शब्द पूर्ण करने, समानार्थी या विरुद्धार्थी। अभी विरुद्धार्थी शब्द देखते हैं। रात दिन, छोटा बड़ा, जय पराजय, सुंदर कुरूप, पास दूर, ऐसे कुछ यहाँ पे
शब्द है। कुछ लय युक्त शब्द भी दिए गए हैं। लय मतलब राइमिंग वर्ड्स। पालता, डालता, बही, नहीं, वसन, तन, पीला, खिला, पर, कसर, ऐसे कुछ राइमिंग वर्ड्स है। एग्जाम में आते हैं तो वो भी ध्यान रखना है। और इसके अलावा भी कुछ समानार्थी शब्द है इस कविता में, वो देखो। चंद्रमा, चांद, वायु, हवा, बादल, मेघ, वस्त्र, वसन, प्रेम, प्यार, सिर, शीश, नेत्र, आंख, भ्रमर, भौरा, पुष्प, फूल, शरीर, तन। और कुछ विरुद्धार्थी भी है। एक, अनेक, रात, दिन, शाम, श्वेत, सुगंध, दुर्गंध, प्यार, घृणा, कांटा, फूल। ये सब क्या हुआ? विरुद्धार्थी और समानार्थी शब्द हुए। और साथ में एक लिखा है पेज नंबर 3 पे, तुम्हें कौन सा फूल पसंद है और क्यों। जैसे उसके बारे में तुम्हें कुछ लिखना है। अगर तुम्हें कौन सा फूल, सबकी चॉइस अलग अलग, किसी को गुलाब का फूल पसंद है, किसी को मोगरा, किसी को कमल का फूल पसंद है, तो उसके बारे में तुम्हें 4-5 लाइन लिखना है। तुम्हें कमल का फूल पसंद है तो वो राष्ट्रीय फूल है, उसका रंग कैसा है, उसकी सुंदरता क्या है, उसका उपयोग क्या क्या होता है, उस ये सब के बारे में तुम्हें लिखना है। देखो बच्चों, यह कविता यहाँ पे स्वाध्याय के साथ समाप्त होती है। आई होप सो तुम सबको ये कविता समझ में आई होगी। ठीक है, अगर आपको मेरी कविता पसंद आई तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। इसी तरह अगली वीडियो के साथ मिलते हैं। ठीक है, बाय।